Hello everybody. So starting from the class again, लेक्चर नंबर 4 में थोड़े से करेक्शंस है, जरा उसको नोट कर लीजिएगा। जहां पर मैंने टाइप 2 चैनल डिस्कस किया, टाइप 2 चैनल मैंने जहां पर डिस्कस किया, वहां पर मैंने एक ग्राफ बताया था आपको, लाइक दिस। एक ऐसा ग्राफ होगा वहां पर, ऐसे मैंने बोला था। एक ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नोट नहीं करना। इसके एक्सिस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ये एक्सिस y होगा और ये AR to the power 2/3 होगा। क्लियर है? दिस विल बी AR to the power 2/3। So this is for type 1 channel. This is for type 1 and this is for type 2 channel. टाइप 2 चैनल। फिर से देखो, एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। हमने इसमें क्या बोला था कि बाय मैनिंग्स अगर देखोगे तो डिस्चार्ज क्या होता है, AR to the power 2/3 S0 to the power 5 upon n for a given S0 half side for a given bed slope and Manning's n. Discharge is a function of AR to the power 2/3। तो जहां पर AR to the power 2/3 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहीं पर हमारा डिस्चार्ज भी मैक्सिमम होने वाला है। सो टाइप 2 चैनल के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे जैसे AR to the power 2/3 बढ़ता है, और एक जगह AR to the power 2/3 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब यहीं पे हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। उसके बाद अगर आप डेप्थ को और इंक्रीज करेंगे तो AR to the power 2/3 बढ़ने के बजाय घट जाता है। क्लियर है? इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी किया था कि टाइप 2 चैनल के लिए, इसीलिए मोस्ट एफिशिएंट कंडीशन के लिए, दैट इज फॉर डिस्चार्ज मैक्सिमम, द चैनल इज नॉट कंप्लीटली फुल, इट इज ओनली पार्शियली फुल। क्लियर है? ये पहला करेक्शन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जहां पर भी आपने अपनी नोट कॉपी में फिगर बनाए, सिर्फ ये एक्सिस को करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने शायद यहाँ इसको y बोल दिया था, इसको AR to the power 2/3 बाय मिस्टेक आई माइट हैव रिटन इट, बट ये y है, y एक्सिस, और ये x एक्सिस इज AR to the power 2/3। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। क्लियर? एक और जगह एक मैथमेटिकल करेक्शन है, उसको भी अप्लाई करिएगा। इसके बाद है ना, टाइप 2 चैनल में मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था, याद होगा आपको। एक टाइप 2 ट्रायंगुलर चैनल था इस तरीके से। वी हैड अ टाइप 2 ट्रायंगुलर चैनल लाइक दिस। क्लियर है? ये A था, ये B था, ये C था और ये Mn था। आप फिगर भी देख सकते हैं। इसमें ना हमने Mn निकाल लिया था। We have already calculated this Mn। ये 60 डिग्री था और ये हमारा 30 डिग्री था। ये 1 in M1 ले रखा था शायद, ये 1 in M2 ले रखा था। तो M1 हमारा आ गया था 1/√3 और M2 आ गया था √3। इसी से मैंने Mn निकाल लिया था। Mn इज BC की वैल्यू तो 4 मीटर है ही, तो 4 माइनस √3y माइनस y/√3। तो ये कितना आ गया था, 4 माइनस 4y/√3। इसके बाद जब मैंने Mn के बाद एरिया निकाला, एरिया शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस Mn इंटू y। यहां पर है ना, मैंने इसके दूसरे वाले स्टेप में BC की वैल्यू नहीं लिखी, शायद केवल Mn ही लिख के छोड़ दिया है। उसको बस आप सही कर लीजिएगा तो एरिया करेक्ट हो जाएगा। BC इज 4 प्लस 4 माइनस 4y/√3 इंटू y। तो जरा इसको बस करेक्ट कर लिया। सिंपल सी एक मैथमेटिकल एरर है, बाकी आंसर मैंने सही दिया लास्ट में। आंसर इज करेक्ट, बस ये एरिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सही कर लीजिएगा। हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4y माइनस 2y²/। क्लियर? ये एक्सप्रेशन सही कर लीजिएगा। एरिया मैंने शायद 2y लिख दिया है, वो 2y नहीं है, 4y है। इसके बाद में भी जहां जहां एरिया यूज किया गया है वहां पर आप एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। क्लियर है? बट आंसर, फाइनल आंसर जो मैंने दिया था वो करेक्ट है। जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में दिया था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इस तरीके से बनाया था, वो भी करेक्ट है एकदम। इसका सॉल्यूशन मैं एक बार अपलोड भी कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट का यही है, दैट इज
5.83y² plus 1.68y minus 16 equal to 0. This quadratic equation is correct only. और इसके सोल्यूशन भी एकदम करेक्ट है, that is y is equal to 1.52 मीटर. यही आया था हमारा. बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. तो सिंपल एक कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो गई थी, ये BC जो है मैं लिखना भूल गया. क्लियर है मेरी बात? इसको भी आप अपनी नोट कॉपी में करेक्ट कर लीजिएगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा. So like this we can calculate the YC and discharge for a given channel. So the discharge obtained is maximum discharge. Clear है? इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. For a given energy discharge maximum तभी होता है when the flow is critical. तो बहुत बार इसको हम indirectly भी इस तरीके से यूज करेंगे. अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा सभी. Now let's proceed towards the analysis part of this chapter. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं मैं, थोड़ा ध्यान लगा के फोकस करिएगा. Let's see. Okay. Let's see. हेडिंग डालिएगा फ्लो ट्रांजिशन. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, जब भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे आप चैनल पे, लाइक अ हम्प और विड्थ कॉन्ट्रैक्शन, ये दो केस को हम स्टडी करेंगे. तो फ्लो का ट्रांजिशन कैसे होगा? इस डिस्टरबेंसेस के कारण डेप्थ या वाटर सरफेस एलिवेशन में क्या चेंज होने वाला है? अब देखिए, इस फ्लो ट्रांजिशन को स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक रूल्स याद रखेंगे. फर्स्ट रूल क्या होगा? वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग अ स्टेडी स्टेट कंडीशन. That is, we are considering a situation in which the flow has already been established. जब भी आप कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, मान लो हम्प बना दोगे, तो हम्प के बनाने के जस्ट बाद हो सकता है कंडीशन अनस्टेडी हो जाए. दैट इज इनकमिंग डिस्चार्ज इज नॉट इक्वल टू आउटगोइंग डिस्चार्ज. है ना? आपने हम्प बनाया, मान लो पानी पीछे से आ रहा है, मान लो हिमालय से पानी आ रहा है. अब हिमालय को तो पता नहीं आपने हम्प बना दिया, वो तो अपना काम किए जा रहा है, डिस्चार्ज दिए जा रहा है. सो हो सकता है थोड़े टाइम तक हमारी कंडीशन अनस्टेडी रहे, बट कुछ टाइम के बाद कंडीशन जरूर स्टेडी होगी. इट इज 100% श्योरिटी दैट द कंडीशन विल बिकम अगेन स्टेडी. That is, incoming discharge will become equal to outgoing discharge. और मैं इस steady state condition में ही interested हूं. इससे पहले का जो unsteady condition है, I am not interested in that. तो हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं. वो तो वैसे भी थोड़े से टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा unsteady, and I am not interested in it. Our design will be based on the steady conditions only. क्लियर है ना मेरी बात? सो जब भी हम एनालिसिस करेंगे, फॉर अस द कंडीशन इज स्टेडी. दैट इज डिस्चार्ज बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू डिस्चार्ज आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो. डिस्चार्ज इज नॉट चेंजिंग. ये पहला रूल है. सेकेंड रूल की तरह याद रखेंगे क्या? कि अगर फ्लो इनिशियली सब क्रिटिकल है, तो आफ्टर ट्रांजिशन ऑल्सो इट विल रिमेन सब क्रिटिकल. एट मोस्ट इट कैन बिकम क्रिटिकल. मतलब बोल रहा क्या हूं मैं? एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम नेचर ऑफ फ्लो कंप्यूट कर लेंगे, वेदर इट इज सब और सुपर.
उसको कंप्यूट करने का क्या तरीका है, फ्राउड नंबर निकाल लो। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए वी ऑलरेडी नो फ्राउड नंबर इज लेस देन 1 एंड फॉर सुपर क्रिटिकल फ्लो फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1। तो फ्राउड नंबर निकाल के वी कैन जज द नेचर ऑफ फ्लो। उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए फ्लो इनिशियली सब क्रिटिकल आ गया, दैट इज एफआर इज लेस देन 1, then after the establishment of flow also the flow will remain subcritical. At most it can become critical but never supercritical. एक subcritical flow disturbances के बाद जब flow establish हो जाएगा तब भी वो subcritical ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकता है, supercritical. Similar is the situation for supercritical flow. सिमिलरली अगर फ्लो इनिशियली सुपर क्रिटिकल है तो आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट इट विल रिमेन सुपर क्रिटिकल, एट मोस्ट इट कैन बिकम क्रिटिकल। क्लियर है मेरी बात? इसको एज अ रूल अभी याद रखेंगे, टाइम आने पे मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करवा दूंगा ऐसा क्यों होता है। तो ट्रांजिशन के केस में आपको दो बेसिक रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि वी आर ऑलवेज कंसिडरिंग अ सिचुएशन व्हेन द फ्लो हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, that is discharge before disturbance equal to discharge after disturbance. Similarly एक second rule याद रखेंगे कि flow अगर initially subcritical है तो it will remain subcritical, at most it can become critical. Similar is the situation for supercritical flow. तो पहले ये लिखवा देता हूँ, फिर एक एक करके मैं फ्लो ट्रांजिशन को डिटेल में स्टडी करता हूं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। क्लियर है मेरी बात? तो लिखना चालू करें। लिखे, वी आर कंसिडरिंग अ सिचुएशन, we are considering a situation in which flow has already been established, in which flow has already been established after creation of disturbance. After creation of disturbance मतलब मैं स्टडी कंडीशन की बात कर रहा हूं। Hence discharge is not changing. Hence discharge is not changing. That is, discharge before discharge after establishment of flow discharge after establishment of flow equal to discharge is equal to discharge before disturbance is equal to discharge before disturbance. क्लियर है? सेकंड देखिए अब क्या बोल रहा हूं। सेकंड रूल भी याद रखेंगे क्या? नेचर ऑफ फ्लो सबसे पहले इज फाउंड आउट। नेचर ऑफ फ्लो सब और सुपर क्रिटिकल सब और सुपर क्रिटिकल इज फर्स्ट फाउंड आउट। और ये कैसे फाइंड करेंगे? बाय कंप्यूटिंग द फ्राउड्स नंबर इज फर्स्ट फाउंड आउट। इफ द फ्लो इज सब क्रिटिकल, if the flow is initially subcritical, it is assumed that
after the disturbance it will remain, after the disturbance it will remain subcritical. At most it can become critical. At most it can become critical. At most it can become critical, but never supercritical. Similar, at most similar will be the situation. Similar will be the situation for supercritical flow. Similar will be the situation for supercritical flow. Clear है मेरी बात? Similar will be the situation for supercritical flow. जरा इसको नोट कर लीजिए। तो ये दो रूल्स हैं जिनको हम हर वक्त याद रखेंगे अपनी पूरी एनालिसिस में। अब स्टार्ट करते हैं पहले केस से, दैट इज फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन। क्लियर है मेरी बात? तो देखते हैं फिर। अब देखो, बड़ी कंसेप्चुअल बातें बता रहा हूं, पॉज करके नोट कर ही लिया आप लोगों ने। Let's see. Flow transition due to hump creation. Case 1 देखिए, फर्स्ट स्टडी करना। Flow transition due to hump creation. Due to hump creation. कुछ नहीं लिखना है अभी, ध्यान लगा के सुनिएगा, फिर जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तभी लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है अभी। मान लीजिए हमने एक हम्प बनाया। व्हाट इज द हम्प? हम्प इज अ राइज इन बेड। मान लीजिए मैंने क्या किया, आई हैव ड्रॉन अ हम्प। हमने इस तरीके से हम्प बना दिया। ये स्मॉल स्मूथ हम्प है। क्या है? स्मूथ हम्प। स्मूथ हम्प का मतलब क्या है कि लॉसेस कुछ भी नहीं। इट इज अ हम्प हैविंग अ हाइट ऑफ डेल्टा z। स्मूथ हम्प का मतलब क्या है? देयर आर नो लॉसेस। क्लियर है? देयर आर नो लॉसेस। ओके, मान लीजिए इनिशियल डेप्थ है वो है y1। लॉसेस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। दिस इज माय टोटल एनर्जी लाइन। दिस इज स्पेसिफिक एनर्जी E1। डिस्टेंस ऑफ द टोटल एनर्जी लाइन फ्रॉम द चैनल बेड इज व्हाट? स्पेसिफिक एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस विल बी E2। ये हो जाएगा E2। क्लियर है मेरी बात? ये E1 है और ये क्या है? E2। दिस इज स्मूथ हम्प। तो राइज इन बेड इज नोन एज हम्प।
मेरा मेन एम क्या होगा, अब इसमें क्या निकालना है मुझे, आई नीड टू कंप्यूट द डेप्थ y2। सेक्शन 2 पर हम के बाद क्या डेप्थ होगी, आई नीड टू कंप्यूट दैट। तो ऑब्वियसली आई एम कंसिडरिंग अ सिचुएशन इन विच द फ्लो हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, that is discharge after this creation of disturbance is equal to discharge before disturbance। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं देखो वो एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप को ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स सी नाउ, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर अब मैं क्या बता रहा हूं, लिखना नहीं अभी कुछ भी, आप पहले सुनो ध्यान से क्या बात है, सुनना ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी आगे जाके। लेट्स किसी तरीके से मैं इसी बोर्ड में एडजस्ट करूंगा पूरी बात, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। दिस इज Y एंड दिस इज E। एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप तो देखो मुझे ऑलरेडी पता है, दिस इज व्हाट लाइन, दिस इज E इक्वल टू Y लाइन एट एन एंगल ऑफ व्हाट 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज। तो एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप ड्रॉ कर देता हूं मैं, द रिलेशन विड बी दिस कर्व, ये तो हमने कल ही देख लिया था। दिस इज द एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। क्लियर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं स्पेसिफिक एनर्जी E2 निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले मैंने स्पेसिफिक एनर्जी E2 निकाल लिया। केस 1 में जाना है, एट हम्प हाइट ऑफ डेल्टा Z। अभी हम्प हाइट कितनी है, डेल्टा Z। हम क्या बोल सकते हैं, E1 को तो आप निकाल ही लोगे। E1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, E1 को देखो मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूं। E1 को कैसे निकालोगे, E1 इज इक्वल टू Y1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2G A1 का स्क्वायर। किसी भी चैनल के लिए निकाल लिया मैंने, जेनरिक चैनल के लिए। E1 इज इक्वल टू क्या, Q स्क्वायर बाई 2G इंटू A1 का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, E1। तो E2 क्या होगा, E2 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, देखो E2 इज इक्वल टू, देखो ये पूरी हाइट E1 है, ये डेल्टा Z है, तो E2 कैसे निकल के आएगा, E2 विल बी इक्वल टू क्या, E1 माइनस डेल्टा Z। E2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, E1 माइनस डेल्टा Z। सो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस डेल्टा Z। E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस डेल्टा Z। देखिए मैं ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, वेदर द फ्लो इज सब क्रिटिकल और वेदर इट इज सुपर क्रिटिकल। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए द फ्लो इज सब क्रिटिकल। तो मैं पहले केस ए ले लेता हूं उसके अंदर, दैट इज व्हेन फ्लो इज सब क्रिटिकल। केस ए, फ्लो इज सब क्रिटिकल। देखिएगा जरा, ये तो 1 ही रहेगा। आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा ना, फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन। मैं इसको हटा दूंगा, बस ये हेडिंग डालना और कुछ नहीं लिखना है, फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू हम्प क्रिएशन। तो फ्लो इज सब क्रिटिकल केस ए। इसके अंदर का केस ए देख रहा हूं, दैट इज फ्लो इज सब क्रिटिकल। इसकी बातचीत कर, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर देगा कि फ्लो सब है या सुपर। सब क्रिटिकल का मतलब FR इज लेस देन 1। क्लियर? तो एट अ हम्प हाइट ऑफ डेल्टा Z में बोल सकता हूं E2 इज इक्वल टू व्हाट, E1 माइनस डेल्टा Z। ये पता होना जरूरी है कि वेदर द फ्लो इज सब और सुपर, नहीं तो समस्या होगी। देखो अब मुझे Y1 दिखाना है इस ग्राफ पे, देखो Y1 कैसे दिखाऊंगा, Y1 इज करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी E1। सो E1 के ऊपर मैंने एक लाइन दी, तो देखो दो दो डेप्थ है, E1 के ऊपर वी हैव टू डेप्थ, ये वाला भी है और ये वाला। कौन सा अडॉप्ट करोगे, फ्लो का नेचर क्या है, सब क्रिटिकल।
तो y1 कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इसीलिए पहले जज करना या पहले ही एनालाइज करना जरूरी है वेदर द फ्लो इज सब और सुपर। तो इसीलिए फॉर अ गिवन E1 हम ऊपर वाला डेप्थ ले लेंगे। ये दो अल्टरनेट डेप्थ है ना, द बिगर वन इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, सब क्रिटिकल फ्लो। अब वापस से फ्राउड नंबर निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली वो जानता हूं कि जो बड़ा डेप्थ होगा डेट विल बी करस्पॉन्डिंग टू सब क्रिटिकल, दैट इज y1। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू y1। क्लियर है मेरी बात? y1 दिस इज इक्वल टू y1। अब देखिए इसके बाद फिर y2 क्या होगा, y2 नीचे वाला नहीं होगा, y2 दूसरी एनर्जी के लिए दैट इज E2, और E2 और E1 के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज डेल्टा Z। तो E2 कौन से तरफ होगा E1 के, लेफ्ट की राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड। तो हम लोग E2 ड्रॉ कर लेते हैं। E2 इज, ये हमारा हो गया E2, सच दैट ये जो डिफरेंस देख रहे हैं हम, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा Z। ये जो यहां डिफरेंस देख रहे हैं आप, डिफरेंस दिस is delta Z। This difference is equal to how much, delta Z। लिखना नहीं, अभी ध्यान देंगे। E2 पे भी देखो दो रूट्स मिल रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो कौन सा अडॉप्ट करेंगे? ऑलरेडी हमें रूल तो पता ही है, इफ फ्लो इज इनिशियली सब क्रिटिकल, अगर फ्लो इनिशियली सब क्रिटिकल है तो आफ्टर डिस्टर्बेंस इट शुड रिमेन व्हाट, इट शुड रिमेन सब क्रिटिकल। अगर फ्लो इनिशियली सब क्रिटिकल है तो आफ्टर डिस्टर्बेंस इट शुड रिमेन व्हाट, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने, तो आफ्टर डिस्टर्बेंस इट शुड रिमेन व्हाट, सब क्रिटिकल। सो हम y2 कौन सा अडॉप्ट करेंगे, ऊपर वाला ही। तो आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, अगर हम को बनाते हैं तो डेप्थ बढ़ रहा है कि घट रहा है, डेप्थ इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं क्या, y2 is less than y1। This implies y2 is less than y1। y2 की वैल्यू y1 से कम, y2 is less than y1। तो देखो यहां पर भी ट्रांजिशन दिखा देता हूं, y2 will be less than y1। ठीक है, ओके। देखो अब आगे की एनालिसिस समझो अब सेकेंड पार्ट। सेकंड के लिए देखो अब क्या बोल रहा हूं, हमें पता है एट द टिप ऑफ द कर्व, फ्लो का नेचर कैसा है, एट द टिप ऑफ द कर्व। याद है फ्लो का नेचर कैसा होता है, फ्लो इज क्रिटिकल, एट द टिप ऑफ द कर्व फ्लो इज व्हाट, क्रिटिकल। सो डेप्थ क्या होगी, yc, डेप्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, yc, एंड एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी विल बी इक्वल टू ec। ये रहा EC और ये क्या होगा हमारा YC एट द टिप ऑफ द कर्व। और ये E1 और EC के बीच का डिफरेंस ही बोल दिया है मैंने डेल्टा Z मैक्स। ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना आप, ये डिफरेंस कितने के बराबर है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा Z मैक्स। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा Z मैक्स। देयरफॉर एट हम हाइट ऑफ डेल्टा Z मैक्स मैं बोल सकता हूं, एट हम हाइट, अब दूसरी हम हाइट है, नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं, एट हम हाइट ऑफ डेल्टा Z मैक्स, एट हम हाइट ऑफ डेल्टा Z मैक्स। दूसरा केस है, पहला केस क्या था, एट हम हाइट ऑफ डेल्टा Z, नाउ द केस इज व्हाट, एट हम हाइट ऑफ डेल्टा Z मैक्स। जब हम हाइट डेल्टा Z मैक्स के बराबर होगी तो E2 शिफ्ट होते होते कितने के बराबर बन जाएगा, EC। E2 will be equal to what? E2 will be equal to EC, and Y2 will be equal to what? YC. Y2 will be equal to what? YC। अगर डेल्टा Z max हम की हाइट होगी तो I can say that the downstream condition will become critical and Y2 will be equal to what? YC। देखो कितनी सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। EC YC निकालना बहुत आसान है। YC आप कैसे निकालेंगे, FR इक्वल टू 1 करके, और EC कैसे निकालेंगे, YC प्लस A बाई 2T करके। क्लियर है मेरी बात, एकदम सिंपल। ओके, लेट्स प्रोसीड।
थर्ड केस की तरफ बढ़ता हूं। थर्ड केस, मान लीजिए अगर मैंने हम्प की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा दी, किससे ज्यादा कर दी? अगर मैंने हम्प की हाइट डेल्टा जेड मैक्स से भी ऊपर कर दी। थर्ड केस क्या है? एट हम्प हाइट ऑफ डेल्टा जेड डैश ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स। अगर हम्प की हाइट डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा? अब हम्प की हाइट क्या है? डेल्टा जेड डैश है, दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स। मैं पेन को देखो चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग द पेन ताकि मैं ये थर्ड केस और डिटेल में ले सकूं। आई हैव चेंजिंग ग्रीन पेन से अब जो है मैं थर्ड केस लेगा। ओके, so this line is corresponding to what? Delta z dash। ये हमारा क्या है? डेल्टा z डैश। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि जो हमारा E2 होगा, that will become less than EC। therefore E2 equal to क्या होगा? E2 is equal to E1 minus delta Z dash will be equal to what? Yeah, E2 is equal to E1 minus delta Z dash and E2 will be what? Less than EC। अगर E2 less than EC है तो हमें ये पता है for a given discharge मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए फ्लो टू बी पॉसिबल? दैट इज EC। और सेक्शन 2 पर वो मिनिमम एनर्जी से कम हो गया, इसीलिए इस कर्व पर, इस रेड वाले कर्व पर कोई रूट नहीं है, मतलब ये डिस्चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। दिस कंडीशन इज नोन एज चोकिंग कंडीशन। इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? चोकिंग कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट? चोकिंग कंडीशन। चोकिंग कंडीशन का मतलब ये नहीं है कि फ्लो रुक गया है। चोकिंग कंडीशन का मतलब ये है कि जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना डिस्चार्ज जा नहीं रहा है। दैट इज फ्लो इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। जितना हो रहा है, हो सकता है ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है और कम डिस्चार्ज जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? सो फ्लो कंडीशन चोक का मतलब यही है कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग डिस्चार्ज इज नॉट सेम, दैट इज फ्लो इज नॉट पॉसिबल। डिस्चार्ज आप लेके ही नहीं जा सकते इस एनर्जी एंड E2 is less than EC। therefore so flow condition is choked। flow condition is choked, इसी को चोकिंग कंडीशन बोलते हैं। अब फ्लो कंडीशन चोक हो गया है, मतलब उतना डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है, बट लगातार तो पानी आ रहा है। देखिए ये एक अटूट सच्चाई है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्या है अल्टीमेट ट्रूथ? कि जितना पानी आया है उतना पानी जाएगा। इनकमिंग डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू आउटगोइंग डिस्चार्ज। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यू कांट स्टॉप द डिस्चार्ज। हो सकता है कुछ टाइम तक हमारा डिस्चार्ज सेम नहीं हो रहा हो, बट फ्लो बहुत समझदार है, पानी बहुत समझदार है, वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा। द फ्लो कंडीशंस विल चेंज अकॉर्डिंगली so that the incoming and outgoing discharge remains the same। that is after establishment of flow। अब क्या होगा ध्यान देंगे। अब देखो कहां पर कंडीशन चोक थी? सेक्शन 2 पर। क्यों चोक थी? क्योंकि एनर्जी कम थी। अब धीरे धीरे फ्लो पैटर्न इस तरीके से चेंज होगा कि सेक्शन 2 पर एनर्जी बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ती रहेगी? देखो द सेक्शन 2, द flow condition at section 2 will now start changing such that after establishment of flow, अगर E2 की वैल्यू EC के बराबर हो जाए तो नई एनर्जी क्या होगी? E2 डैश। द मोमेंट E2 डैश, धीरे धीरे सेक्शन 2 की एनर्जी बढ़ती रहेगी, फ्लो कंडीशन चेंज होगा such that the moment E2 dash becomes EC, क्या फ्लो हो जाएगा? The flow will start occurring। तो जो ड्राइविंग फोर्स था, दैट इज अ चोकिंग कंडीशन, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
क्योंकि अब तो जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना डिस्चार्ज जा रहा है, तो अब और एनर्जी बढ़ेगी नहीं। तो मैं बोल सकता हूं आफ्टर choking condition, that is after establishment of flow, when choking condition happens, the downstream condition will become critical, that is E2 dash will be equal to EC। और एक और इंटरेस्टिंग बात समझो, अगर डाउनस्ट्रीम कंडीशन क्रिटिकल या डाउनस्ट्रीम एनर्जी बढ़ रहा है तो अपस्ट्रीम एनर्जी को भी बढ़ना पड़ेगा, that is E1 को भी बढ़ना पड़ेगा, such that ये E1 और E2 के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी सेम, क्योंकि मैंने हम्प हाइट को तो चेंज नहीं किया, हम्प हाइट इज डेल्टा Z डैश होगी। सो जितने से हमारा E2 बढ़ा उतने से E1 को भी बढ़ना पड़ेगा, सो E1 विल कम आउट हियर, E1 कुछ यहां पहुंच, such that this difference will become equal to what? This difference will become equal to delta Z dash। देखो मैं ध्यान से इसको शो कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। दिस विल बी इक्वल टू अगेन डेल्टा Z डैश। तो इस नई वाली एनर्जी E1 डैश के लिए फिर से हम दो रूट मिल रहे हैं, तो हम अडॉप्ट कौन सा करेंगे, ऊपर वाला रूट की नीचे वाला रूट? ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दिस रूट बिकॉज द फ्लो इज व्हाट? द फ्लो इज क्रिटिकल, the flow is critical। क्लियर है मेरी बात? and y1 dash will be equal to क्या? y1। so after establishment of flow, the downstream condition will become critical and the upstream condition will change such that y2 dash will become equal to yc and y1 dash will be greater than y1। there so after establishment of flow, देखो इसको यहां पर कंटिन्यू भी कर देता हूं। Now, after establishment of flow, downstream condition will become critical and upstream condition will change such that क्या बोल सकता हूं मैं, E2 dash will be equal to EC and y2 dash will be equal to yc, comma E1 dash equal to EC plus delta Z dash and y1 dash will be greater than y1, such that E2 dash will be equal to EC and E1 dash will be equal to EC plus delta Z dash and y1 dash would be greater than y1। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? अब देखो अगर मैंने हम्प की हाइट और बढ़ा दी, मान लीजिए मैंने इस डेल्टा Z डैश को और बढ़ा दिया, तो क्या होगा? आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो डाउनस्ट्रीम कंडीशन तो हर वक्त क्रिटिकल रहेगा, बस ये E1 डैश और राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब y1 डैश और बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जैसे हम्प की हाइट बढ़ाते जाओगे, कंडीशन विल रिमेन चोक्ड, but the downstream condition will keep on changing and the downstream condition will remain critical but the upstream depth will keep on increasing। देखिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, ये टॉपिक जो है पहली बार में पूरा क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं। सब लिखा हुआ है, जस्ट एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैंने ना 3 केस में डील किया। सबसे पहला केस जब हम्प हाइट डेल्टा Z है, तो डेल्टा Z के लिए मैंने पहले E2 कैलकुलेट कर लिया, E2 के करस्पॉन्डिंग Y2 आया, पता चला Y2 इज लेस देन Y1। मतलब सब क्रिटिकल फ्लो में जब आप हम्प की हाइट बढ़ाते हैं तो डेप्थ विल डिक्रीज। सिमिलरली केस 2 में आया, जब हम्प की हाइट डेल्टा Z मैक्स के बराबर है, जब हम्प की हाइट डेल्टा Z मैक्स होगा तो E2 विल बी इक्वल टू EC एंड Y2 विल बी इक्वल टू YC, दैट इज द डाउनस्ट्रीम कंडीशन विल बिकम क्रिटिकल। थर्ड केस में आए, उसमें मैंने क्या बोला, हम्प की हाइट बहुत ज्यादा है,
किससे ज्यादा है? द हम्प हाइट इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स। जब डेल्टा जेड डैश ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स होगा, that is E2 is equal to what? E1 minus delta Z dash, and इससे समझ में आ रहा है हमें कि E2 is less than EC for a given discharge. Minimum energy कितना चाहिए for the flow to be possible? That is EC. और downstream section पे जो E2 की वैल्यू आ रही है at delta Z dash, ये नया केस है, is less than EC. Therefore flow condition that is discharge Q possible नहीं है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम क्या? चोकिंग कंडीशन। बट ये चोकिंग कंडीशन हर वक्त चोकिंग नहीं रह सकती, क्योंकि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है कि जितना डिस्चार्ज आ रहा है उतना ही डिस्चार्ज जा रहा है। पानी इज समझदार, पानी जो इंटेलिजेंट है, वाटर इज इंटेलिजेंट, इट विल change its flow condition in such a fashion that the incoming discharge will be equal to outgoing discharge. तो प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इट इज एट सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 पर हमें एनर्जी को बढ़ाना है। तो एक्चुअली होगा क्या? एनर्जी सेक्शन 1 पे भी बढ़ेगी और सेक्शन 2 पे भी बढ़ेगी। इस बात को देखो मैंने ग्राफिकली समझाया। E2 पर एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितने के बराबर हो जाने चाहिए? E2 डैश। जैसे E2 डैश EC के बराबर हो जाएगा तो फ्लो होने लगेगा। अब वो ड्राइविंग फोर्स जो चोकिंग कंडीशन था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब और एनर्जी नहीं बढ़ सकती। और अगर E2 बढ़ रहा है, E2 डैश, उसी फ्रैक्शन में हमारा E1 को भी बढ़ना पड़ेगा, सच दैट इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस डेल्टा Z डैश हम्प हाइट विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक्चुअली होगा क्या? सबसे पहले फ्लो कंडीशन इस तरीके से चेंज करेगी कि अपस्ट्रीम की डेप्थ बढ़ेगी। जैसे जैसे अपस्ट्रीम की डेप्थ बढ़ेगी E1 डैश भी बढ़ेगा और अकॉर्डिंगली E2 डैश भी बढ़ेगा। और जब ये फ्लो डिस्चार्ज पॉसिबल हो जाएगा फिर और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो कंडीशन। अगर मैंने हम्प की हाइट और बढ़ाई तो Y2 डैश तो हर वक्त YC ही रहेगा, बट Y1 डैश विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस इज द चोकिंग कंडीशन। क्लियर है मेरी बात? अब एक एक करके मैं सारी चीजें लिखवाता हूं। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करूंगा बट अलग तरीके से, या एक अलग ग्राफ में। वो ग्राफ बनाने के लिए मुझे बोर्ड पे स्पेस चाहिए, उससे पहले मैं लिखवाऊंगा आपको। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये फिगर बनाएंगे पूरा, पहले ये वाला पार्ट पूरा लिखेंगे। राइट डाउन दिस पार्ट फर्स्ट। पहले इसको लिखिए, फिर ये बनाएंगे। सेकंड में क्या है? ये ग्राफ बनाएंगे पूरा का पूरा। सेकंड में आप ये ग्राफ बनाएंगे पूरा, ठीक है। और थर्ड में फिर आप ये कैलकुलेशन शो करेंगे। थर्ड में ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप शो करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो फर्स्ट में आप ये के से हेडिंग डाल दीजिएगा। फर्स्ट में आप ये बनाएंगे, सेकंड उसके बगल में ये पूरा बनाएंगे। अच्छे से बनाइएगा इसको ध्यान से देखते हुए। और थर्ड में फिर ये स्टेटमेंट में भी मैं सारी बातें लिखवा दूंगा। पहले आप पूरा इसको लिख लीजिए पॉज करके, टाइम लगेगा इसमें तो आप अच्छे से पॉज करके पहले लिख लीजिए। नोट दिस डाउन। फिर मैं फिर से पूरी बातें एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लीजिए आप पॉज करके। ओके। सो अब इसी बात को मैं देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट इस बार अलग तरीके से। वो अलग तरीका क्या है देखिएगा जरा। इसी पूरी बात को अब मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इसी पूरी बात को देखिए मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बार। एक ग्राफ पे मैं अगर ये पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करूं तो कैसे एक्सप्लेन? मान लीजिए मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, किसके बीच में? ये डेल्टा Z और Y के बीच का ग्राफ है। क्लियर? जब डेल्टा Z जीरो होगा, व्हेन डेल्टा Z इज जीरो, मतलब कोई हम्प ही नहीं है। जब हम्प ही नहीं है, जब डिस्टर्बेंस ही नहीं है, तो Y1 और Y2 क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है? अब जैसे जैसे आप हम्प की हाइट बढ़ाओगे, Y1 विल रिमेन कांस्टेंट बट Y2 विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। देखा था ना हमने, सब क्रिटिकल फ्लो के केस में अगर हम हम्प लगाते हैं तो Y2 क्या है? कम होते जाता है। At delta Z max, the downstream condition will become critical. That is, Y2 will be equal to what? YC. Y2 will be equal to what? YC.
और उसके बाद अगर आपने हम्प की हाइट और बढ़ाई तो y2 तो हर वक्त कांस्टेंट रह जाता है ना, E2 डैश हर वक्त क्या होगा, EC के बराबर आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट, तो y2 विल रिमेन इक्वल टू yc। बट डेल्टा z जैसी डेल्टा z मैक्स से बढ़ जाएगा तो अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज होने लगेगी। अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज होके बढ़ेगी कि घटेगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीज। ये वेरिएशन किसका है, तो इस एक ग्राफ में मैंने पूरा का पूरा वेरिएशन शो कर दिया। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को कर्वेचर इस टाइप का कैसे मिल गया कर्व का, तो इट इज प्योरली मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद ही ऑब्वियसली आपको कर्वेचर ऐसे मिला। ये ग्राफ आपसे कभी भी कोई नहीं पूछेगा, बट ये ग्राफ के थ्रू हम इस पूरी सिचुएशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने हम की हाइट बढ़ाई, पहले y2 की वैल्यू कम हुई, एक डेल्टा z मैक्स पे आके y2 की वैल्यू विल बिकम इक्वल टू yc, दैट इज डाउनस्ट्रीम कंडीशन विल बिकम क्रिटिकल। एंड आफ्टर डेल्टा z मैक्स अगर मैंने और हम की हाइट बढ़ाई तो y2 remains constant, that will be equal to yc, and the upstream condition will change and y1 will keep on increasing। तो अगर हमसे पूछे कि अपस्ट्रीम कंडीशन कब चेंज होती है, तो अपस्ट्रीम कंडीशन विल चेंज ओनली आफ्टर क्रिएशन ऑफ आफ्टर चोकिंग कंडीशन। चोकिंग कंडीशन के पहले तक हमारी अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज नहीं होती। अपस्ट्रीम कंडीशन विल स्टार्ट चेंजिंग ओनली आफ्टर चोकिंग कंडीशन। क्लियर है मेरी बात? तो इस ग्राफ को भी आप बना लेंगे, लास्ट में आप इस ग्राफ को भी बनाएंगे। एक बार पॉज करके आप इस ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। स्टेटमेंट में अब मैं सारी बातें लिखवा देता हूं जो जो मैंने बताया। पहले आप इस ग्राफ को नोट कर लेंगे सभी, नोट दिस ग्राफ। क्लियर है? ओके, लिखो, इस ग्राफ को नोट कर लीजिए। सो दिस वाज द केस ऑफ हम्प क्रिएशन एंड सब क्रिटिकल फ्लो। एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ये ग्राफ आपने बना लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग। अब जितना भी मैंने बताया है उसको आप लिख लीजिए एक जगह नोट्स में, ताकि जब भी आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा केस याद रहेगा। क्लियर है मेरी बात? लिखना चालू करेंगे सभी। फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, लिखिए एट द हम्प लोकेशन specific energy is E2। At the hump location specific energy is E2। ब्रैकेट में लिखिएगा E2 is equal to E1 minus delta Z। ये लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, E2 is equal to E1 minus delta Z, comma, hence for discharge Q, the subcritical depth of flow becomes y2। The subcritical depth of flow becomes y2। ब्रैकेट में y2 less than y1, ब्रैकेट में y2 less than y1, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमें लिखो at delta z equal to delta z max, at delta z equal to delta z max, comma, depth of flow at section 2 at delta z equal to delta z max, depth of flow at section 2 will become yc, and flow will be critical, इसके नीचे लिख लेना डेल्टा जेड मैक्स इक्वल टू, डेल्टा जेड मैक्स कितने के बराबर है, E1 माइनस EC। डेल्टा जेड मैक्स इक्वल टू E1 माइनस EC, इस तरीके से लिख लेना, डेल्टा जेड मैक्स इक्वल टू E1 माइनस EC। ठीक है ना, यही डेल्टा जेड मैक्स है, दैट इज E1 माइनस EC। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम में डेल्टा जेड डैश वाले केस के बारे में लिखवा रहा हूं। लिखो when delta z dash greater than delta z max, when delta z dash greater than delta z max, when delta z dash greater than delta z max, comma, flow will not occur because
because minimum energy required is not there, because minimum energy required is not there, because minimum energy required is not there, ब्रैकेट में E2 less than EC, ब्रैकेट में E2 less than EC, ब्रैकेट क्लोज. That is I dot E, that is choking condition, choking condition को अंडरलाइन कर लीजिए, that is choking condition, full stop. नेक्स्ट हमें लिखो however after some time flow pattern will change, flow pattern will change and even becomes ना E सबस्क्रिप्ट में 1 and even dash equal to, ये इक्वेशन लिखिएगा, even dash equal to EC plus, even dash equal to EC plus delta Z dash, such that energy at section 2 is, EC, such that energy at section 2 is EC, full stop. Next हमें लिखिएगा hence if delta Z dash greater than delta Z max, comma, upstream condition will change, and flow condition at section 2 will be critical. Upstream condition will change and flow condition at section 2 will be critical. Clear है? तो ये था हमारा केस ए, दैट इज फ्लो इज सब क्रिटिकल. नाउ यही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे फॉर केस बी, फ्लो इज सुपर क्रिटिकल. इस बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए. इस बार अगर समझ में आ गया देन इट विल बी फुल्ली क्लियर है. ओके, लेट्स सी केस बी when flow is supercritical. देखो जरा, फिर से मैं पूरा केस एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं. Case B, flow is supercritical. केस बी देखो, केस बी फिर से देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुन लो. इस बार हो सकता है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए. फ्लो इज सुपर क्रिटिकल. क्लियर है? पहले तो ग्राफ बना लेता हूं मैं अपना.
ध्यान देंगे सभी। सुपर क्रिटिकल के केस में अब जो भी आपने ग्राफ के ऊपर में काम किया था वही काम आप ग्राफ के नीचे में करेंगे। क्लियर है ना? दिस इज इक्वल टू वाई लाइन, वाई है और यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी ई है। तो जो भी काम हमने ग्राफ के ऊपर वाले पोर्शन में किया था वही काम हम ग्राफ के नीचे वाले पोर्शन में करेंगे। क्लियर? थोड़ा डार्क कर दिया ताकि अच्छे से विजिबल हो हमें। क्लियर है? सबसे पहले जब हम की हाइट, या पहले E1 शो कर देता हूं। E1 ये रहा हमारा E1 लाइन, दिस इज E1। E1 पे इस बार Y1 कौन सा लेंगे हम? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऑब्वियसली द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, तो जो छोटे वाला डेप्थ है दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू Y1, है ना? सो इस बार जो है हम Y1 कौन सा होगा इस बार? फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन 1। सो ये रहा हमारा Y1। सो केस 1, व्हेन केस 1 देखो सबसे पहले, when hump height is delta z, अभी चोकिंग नहीं है। फिर से E2 इज इक्वल टू क्या? E1 माइनस डेल्टा z। E2 विल बी इक्वल टू E1, ये E1 के करस्पॉन्डिंग है। अब E2 विल बी लेफ्ट ऑफ E1। क्लियर है? सिंपल बात थी ये तो। दिस इज आवर E2। इसके लिए Y2 कौन सा लोगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली नीचे वाला, बिकॉज वंस द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, आफ्टर ट्रांजिशन इट विल रिमेन सुपर क्रिटिकल। दिस इज Y2। सो इस केस में Y2 क्या होगा? डेप्थ बढ़ती है कि घटती है? तो सुपर क्रिटिकल में उल्टा हो जाता, दैट इज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ हम्प। इफ द फ्लो कंडीशन इज नॉट चोक्ड, Y2 वुड बी ग्रेटर देन Y1। क्लियर है मेरी बात? And this difference is delta z। डेल्टा z मैक्स वही है। ये टिप के ऊपर फ्लो का नेचर क्या होगा? फ्लो नेचर वुड बी क्रिटिकल, दिस विल बी yc and this will be ec। तो when hump height is delta z max, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा z max इक्वल टू क्या है? E1 माइनस EC एंड Y2 विल बी इक्वल टू क्या? YC। क्लियर है? E2 इज इक्वल टू EC and Y2 is equal to YC। ओके, सही बात है एकदम। अब मान लीजिए अगर मैंने हम्प की हाइट और बढ़ा दी, चोकिंग वाला केस भी ले लेता हूं, थर्ड वाला केस। when hump height is डेल्टा z डैश ग्रेटर देन डेल्टा z मैक्स। थर्ड केस में आ रहा हूं, पेन चेंज कर देता हूं, मैं ग्रीन पेन से दिखाऊंगा अब इसको। तो इस बार E2 क्या होगा? E2 विल बी इक्वल टू E1 माइनस डेल्टा z डैश
E2 will be equal to क्या, E1 minus delta Z dash. This is E2. This is E1 minus delta Z dash. आप देख सकते हैं E2 will be equal to E2 will be less than EC. Thus flow condition is what? Thus flow condition is choked. क्योंकि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए वो हमारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एट सेक्शन 2 आवर E2 इज लेस देन EC. तो फिर से क्या होगा, फ्लो अपने आप को ट्रांजिट करेगा सच दैट डाउनस्ट्रीम में एनर्जी क्या है, बढ़ती रहे. बढ़ती बढ़ती कितने के बराबर हो जाए, एकदम सही बोल रहे हैं, दैट इज EC के बराबर हो जाए. The moment E2 dash becomes equal to EC, the flow will start happening. The flow will start happening. The moment E2 dash becomes equal to EC, the flow will occur. The flow will occur. Clear, and downstream condition will become critical. अब और एनर्जी नहीं चेंज हो सकती, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स था, जो चोकिंग कंडीशन था, वो तो अब रहा नहीं. Now flow is happening, so E2 dash will become EC, और obviously upstream condition को भी चेंज होना पड़ेगा such that जितने से E2 बढ़ा है उतने से ही E1 बढ़े, such that ये जो डिफरेंस देख रहे हैं हम, this difference, ये तो हमारा डेल्टा Z max है. This is delta और डेल्टा Z डैश वापस से आप E1 डैश बनाएंगे such that this difference is equal to डेल्टा Z डैश. क्लियर है मेरी बात? एंड दिस इज E1 डैश, और इस E1 डैश के ऊपर फिर एक नया Y1 आएगा. कौन सा वाला अडॉप्ट करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली नीचे वाला. तो Y1 डैश क्या होगा, Y1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा, इसमें उल्टा होगा इस बार. सो आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो, यहां लिख देता हूं, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो, डाउनस्ट्रीम condition will become critical, and upstream condition will change such that after establishment of flow, downstream condition will become critical and upstream condition will change such that, हम बोल सकते हैं क्या, E1 such that E2 dash is equal to EC and Y2 will be equal to YC, and E1 dash will become equal to what? E1 dash will become equal to EC plus delta Z dash, and Y1 dash would be less than Y1. अब अगर मैंने हम की हाइट और बढ़ाई तो कंडीशन तो चोक्ड रहेगी हर वक्त. आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो डाउनस्ट्रीम कंडीशन तो क्रिटिकल रहेगा, बट अपस्ट्रीम कंडीशन और चेंज होगा. E1 डैश और राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो Y1 डैश विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. अब इसी पूरी बात को मैं ग्राफ में भी शो कर देता हूं. पहले आप पॉज करके इतना लिख लो, पॉज एंड राइट इट डाउन. तो सिंपल था, वही चीजें मैं जो है यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया. तो यहाँ तीन केसेस है, एक बार जब हम डेल्टा Z है, जब एक बार हम डेल्टा Z मैक्स है, और जब हम एक बार डेल्टा Z डैश. क्लियर है? पॉज करके इसको नोट कर लेंगे. प्रोसीडिंग अगेन. अब अगर इसी पूरी बात को मैं ग्राफ पर शो करना चाहूं तो ग्राफ किस टाइप का दिखेगा, इस बार वो देखिए ग्राफ कैसा दिखेगा.
अगर इसी पूरी बात को मैं ग्राफ पर शो करना चाहूं तो द ग्राफ वुड समवॉट लुक लाइक दिस, ऐसा दिखेगा वो ग्राफ। डेल्टा जेड है, दिस इज वाई, एट डेल्टा जेड इक्वल टू 0 y1 इज इक्वल टू y2। जैसे जैसे डेल्टा जेड बढ़ाओगे क्या होगा, y1 विल बी कांस्टेंट और y2 क्या होगा, इस बार बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली इस बार तो उल्टा हो रहा है, y2 इज इंक्रीजिंग। करते करते आप एक डेल्टा जेड पे पहुंचे जब डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड मैक्स। उस समय y2 कितने के बराबर हो गया है, जब ये डेल्टा जेड मैक्स के बराबर होगा उस समय y2 विल बी इक्वल टू व्हाट, y2 विल बी इक्वल टू yc। और उसके बाद अगर आपने हम की हाइट और बढ़ाई तो y2 विल रिमेन कांस्टेंट एंड y1 क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, y1 विल कीप ऑन डिक्रीज। कर्वेचर ऐसे आए, मैथमेटिकल बात है, ग्राफ आपसे कभी भी कोई पूछने वाला नहीं है, बस ये एनालिसिस एक ग्राफ बना दिया ताकि इसको पूरा मैं समराइज कर सकूं। क्लियर है मेरी बात। अब लास्ट में फिर ये ग्राफ भी बना दीजिएगा, स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने सब क्रिटिकल फ्लो के लिए लिखवा दिया। नाउ वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे इसको। इतना नोट कर लेंगे सभी, नोट दूसरा नोट कर लेंगे सभी। तो लेट्स स्टार्ट वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, पहले आप न्यूमेरिकल लिख लेंगे। तो ये था हमारा हम्प का केस, तो सिंपल था हम्प का केस। तो दिस इज द केस ऑफ हम्प। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें। Let's do one numerical. एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे। लिख देता हूं पहले मैं न्यूमेरिकल। A rectangular channel of width 2 meter, Q is equal to 4.8 meter cube per second, of width 2 meter, Q is equal to, with a depth of a rectangular channel of width 2 meter, ऐसे लिखेंगे, carries a discharge of 4.8 meter cube per second at a depth of 1.6 meter at a certain section a small smooth hump of height
of height 0.1 meter is proposed to be built. Calculate the likely change in water surface elevation. Calculate the likely change in water surface elevation. ये A पार्ट है क्वेश्चन का. एक B पार्ट भी है इस क्वेश्चन. B पार्ट क्या है? In the above question, एक क्वेश्चन के थ्रू काफी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा. If the hump height is made equal to 0.5 meter, push down. Find out the upstream and downstream. Find out the upstream and downstream depth of. Find out the upstream and downstream depth of flow. Full stop. Also calculate the maximum value of delta Z that is possible without changing the upstream condition. तो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा. इसी एक क्वेश्चन के थ्रू हम पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे. इसको पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए एक बार, देन वी विल स्टार्ट अगेन. पॉज करके नोट कर लीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सबसे पहले क्या करेंगे ना, पूरा का पूरा डेटा एक जगह लिख लेते हैं. देखिए, पहला है रेक्टेंगुलर चैनल, ये समझ में आना चाहिए. विड्थ कितना है? 2 मीटर. डिस्चार्ज कितना है? 4.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इनिशियल डेप्थ कितनी है? 1.6 मीटर. हम्प की हाइट कितनी है? 0.1 मीटर. इस प्रपोज टू बी बिल्ट. हमें क्या निकालना है? द लाइकली चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन. देखिए, मैं पहला पार्ट करके दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले डेटा एक जगह लिख लेता हूं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है ना, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है. तो वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके. देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन देख लो. स्टेप बाय स्टेप आप सीख लोगे तो अपने आप फिर शॉर्टकट से बिकना स्टार्ट कर दो. पर पहले हम स्टेप बाय स्टेप करना सीखें. क्लियर है? ओके. एक क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा क्लियर करूं. सोल्यूशन देखो. सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं. तो हमें बोला गया है हम्प की हाइट कितनी है. अगर कुछ ना बोला जाए तो यू विल ऑलवेज कंसिडर द हम्प टू बी स्मूथ. दैट इज, वी विल assume the hump to be smooth. That is, losses will be 0. ये हम्प की हाइट है. हम्प की हाइट कितनी है? डेल्टा Z इक्वल टू 0.1 मीटर. ये गिवन है हमें. डेल्टा Z इक्वल टू 0.1 मीटर. इनिशियल डेप्थ कितनी है? y1 इज 0.
कितनी है ये 1.6 मीटर। ठीक है, ये टोटल एनर्जी लाइन है। अगर हमको स्मूथ माना है तो देयर विल बी नो लॉसेस। अगर हेड लॉस नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली इन द एनालिसिस यू विल कंसीडर द हम टू बी स्मूथ, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल। ओके, y1 है। At a certain section, a small smooth hump of height 0.1 meter is proposed to be built. Calculate the likely change in water surface elevation. Discharge और लिख लेता हूं मैं। Discharge का डेटा भी गिवन है। Width क्या क्या गिवन है? Width is 2 meter. Discharge is 4.8 meter cube per second. तो therefore small q क्या हो जाएगा? ये जरूरत पड़ेगी, यही निकाल के छोड़ देता हूं। 4.8/2 डेट इज 2.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। देखो अब स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 वुड बी चेकिंग द नेचर ऑफ फ्लो, वेदर द फ्लो इज सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। कैसे चेक करेंगे वेदर द फ्लो इज सब और सुपर? ऑब्वियसली हम उसका फ्राउड नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा? Step 1 is check the nature of flow. Step 1 is check the nature of flow. Clear है? सब और सुपर। उसके लिए फ्राउड नंबर निकालेंगे। फ्राउड नंबर कैसे निकालते? रेक्टेंगुलर चैनल डायरेक्टली लिख दूं, q²/g(y1) का क्यूब। क्यू स्क्वायर कितना है हमारा? 2.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू y1 कितना है हमारा? 1.6 का क्यूब। क्लियर है? FR1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इससे। FR1 कितना आ जाएगा? 0.38। FR1 कितना आएगा इससे? 0.38 लेस देन 1। स्क्वायर रूट जरूर कर लीजिएगा। FR1 कितना आ जाएगा? मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, स्क्वायर रूट करके कैलकुलेट करिएगा। तो कितना आएगा? 2.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 1.6 का क्यूब। स्क्वायर रूट जरूर कर दीजिएगा आंसर का। दैट इज 0.38, दैट इज लेस देन 1। देयरफॉर फ्लो इज व्हाट? सब क्रिटिकल। After transition also it should remain what? Subcritical. Clear है? इसके बाद अब क्या करेंगे आप? Now you will calculate what? E1 and E2. E1 क्या है? Specific energy at section 1. इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। और एक क्या निकाल लोगे आप? E2. Will calculate E2. तो स्टेप 2 हमारा क्या है? Calculate E1 and E2. स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझिए हम कैसे बढ़ रहे हैं इसमें। स्टेप 2 कैलकुलेट E1 and E2। कैलकुलेट E1 and E2। सो E1 को क्या लिखेंगे हम? E1 इज इक्वल टू Y1 प्लस q² by 2g y1 का स्क्वायर। सो y1 कितना है? हाउ मच इज y1? y1 इज 1.6 प्लस स्मॉल q क्या है हमारा? 2.4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा E1? कैलकुलेट कर देता हूं मैं। E1 कितना आ जा रहा है इससे? 1.6 प्लस 2 पॉइंट। आप भी साथ साथ कैलकुलेट करते जाइएगा। ऑलवेज सिट विद अ कैलकुलेटर, नहीं तो फिर बोरियत लगेगी आपको। 1.715 मीटर। 3 डेसिमल प्लेस तक हमें रिपोर्ट करना चाहिए आंसर। E2 इज इक्वल टू क्या होगा? E2 अज्यूमिंग स्मूथ हम since head loss is not given,
Therefore E2 is equal to क्या लिख दूंगा डायरेक्टली E1 माइनस डेल्टा Z, that is 1.715 minus 0.1, 1.615 मीटर। क्लियर है मेरी बात? अब स्टेप 3 क्या होगा, हमें चेक करना है वेदर कंडीशन इज चोक्ड और नॉट चोक्ड। क्लियर है? स्टेप 3, check for choking condition, check for choking condition। दो तरीके से देखो चोकिंग कंडीशन चेक हो सकती थी, या तो डेल्टा जेड मैक्स निकाल के या तो ईसी निकाल के। अभी हम सिंपल तरीके से करते हैं, दैट इज फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ईसी। ईसी तो चाहिए हमें। ईसी इज व्हाट? क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। कैसे निकालेंगे आप? चोकिंग कंडीशन का चेक क्या है? अगर E2 की वैल्यू EC से ज्यादा है तो फ्लो कंडीशन इज नॉट चोक। मिनिमम एनर्जी से ज्यादा है अगर सेक्शन 2 पर एनर्जी, तो फ्लो कंडीशन इज नॉट चोक। अगर सेक्शन 2 पर एनर्जी EC से कम हो जाए देन द फ्लो कंडीशन विल बी चोक। तो इसीलिए EC निकालना जरूरी है। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल EC को क्या लिखूंगा? 3/2YC, that is 3/2 Q square by G to the power 1/3। 3/2 Q square to 3/2 small q। Small q is what? 2.4 का स्क्वायर अपॉन 9.81 to the power 1/3। तो EC कितना हो जाएगा? 3/2 into 2.4 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। तो कितना होगा ये? 1.256 मीटर। और हमारा E2 क्या है? देखो EC से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। नाउ E2 इज इक्वल टू 1.615 मीटर इज ग्रेटर देन EC। So flow condition choked है कि not choked? Not choked. Flow condition is not choked. So flow condition is not choked. So flow condition is not choked. अब बस मुझे क्या निकालना है? चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन। तो पहले E2 से मैं Y2 निकाल लूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कि चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन कैसे निकलेगा। तो स्टेप 4 वही होगा, कैलकुलेटिंग डाउनस्ट्रीम डेप्थ Y2 एंड चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन। यहां तक नोट कर लेंगे पॉज करके, फिर मैं बढ़ूंगा आगे। तो स्टेप 4 देखिएगा। लेट्स सी द स्टेप 4 नाउ। स्टेप 4 देखिएगा। Step 4, calculate Y2 and change in water surface elevation. Calculate Y2 and change in water surface elevation. Calculate Y2 and change in water surface elevation. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। Let's calculate Y2 and change in water surface elevation. So Y2 कैसे निकलेगा? E2 is equal to Y2 plus Q square। स्मॉल q तो देखो चेंज नहीं हो रहा, 2G into Y2 का स्क्वायर एंड E2 is 1.615। पूरा Y2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और क्यूबिक इक्वेशन बनाओ। दिस इंप्लाइज Y2 का क्यूब, इसको इधर ले आओ, माइनस 1.615 Y2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल क्यू कितना था हमारा? 2.4 का स्क्वायर, 2 into 9.81 इक्वल टू 0। इसको क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3 रूट्स। वो 3 रूट्स क्या होंगे? ऑन सॉल्विंग
तीन रूट्स मिलेंगे आपको इसके, क्या क्या मिलेंगे, y2 इज इक्वल टू 1.481। आप क्यूबिक इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। दो पॉजिटिव मिलने चाहिए और एक नेगेटिव रूट मिलना चाहिए। देखो यही है -0.383 मीटर। देखो तीन रूट्स मिले हैं, दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब हमारा एनालिसिस सही है। मैंने आपको बताया था ना, इस टाइप के क्यूबिक इक्वेशन में हमारे तीन रूट्स आने चाहिए, 2 शुड बी पॉजिटिव एंड 1 शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हटा देता हूं। वी विल अडॉप्ट द पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव में भी कौन सा, देखो दो पॉजिटिव रूट आ गया है, तो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है, फ्लो इज सब क्रिटिकल, सो आफ्टर ट्रांजिशन इट शुड रिमेन सब क्रिटिकल। सो आप अडॉप्ट कौन सा करेंगे, y2 इज इक्वल टू बड़े वाला, दैट इज 1, क्योंकि जो दो डेप्थ है, छोटे वाला डेप्थ इज करस्पॉन्डिंग टू सुपर क्रिटिकल, बड़े वाला डेप्थ इज करस्पॉन्डिंग टू सब क्रिटिकल, सो वी विल अडॉप्ट द बिगर डेप्थ। सो adopting, since flow is subcritical, so adopt, so analysis is very simple, so adopt y2 is equal to 1.481। आप देख सकते हैं कि y2 कम हो रहा है, सब क्रिटिकल केस में ऐसे ही होता है कि हमको बढ़ाने से y2 की वैल्यू क्या है, कम हो जाती है। y1 was 1.6 मीटर, आफ्टर ट्रांजिशन ड्यू टू द सब क्रिटिकल फ्लो द y2 विल डिक्रीज एंड y2 इज बिकमिंग क्या, 1.481 मीटर। बट हमें डाउनस्ट्रीम डेप्थ नहीं निकालना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में लिखा गया है चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन निकालना है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन। चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन क्या है, ये देखते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन के थ्रू हम काफी सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। वी आर क्लियरिंग मेनी कंसेप्ट्स थ्रू दिस क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन के थ्रू हमने काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए। नाउ चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन क्या है, देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको। व्हाट इज दिस चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन, यही था ना हमारा, दिस इज डेल्टा z 0.1 मीटर। ये था हमारा y1 कितना है, y1 इज 1.6 मीटर। y2 कितना देखो 1.481 प्लस 0.1 इज 1.581, तो ऑब्वियसली वाटर लेवल गिरेगा नीचे। मैंने पहले ही चेक कर लिया, वाटर लेवल गिर गया नीचे। दिस इज y2 कितना है, देखो हमें बोल रहा है वाटर सरफेस एलिवेशन का चेंज बताओ, तो वाटर सरफेस एलिवेशन चेंज इज नथिंग बट दिस। तो x ये रिपोर्ट करना है आपको, x इज नथिंग बट द चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन। सो x को निकाल लेता हूं मैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस देयरफॉर x इक्वल टू कितना है हमारा, x इज y1 माइनस y2 माइनस डेल्टा। सिंपल था देखो एकदम। y1 कितना है हमारा 1.6, y2 कितना है 1.481 माइनस 0.1, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.19 मीटर। तो ऑब्वियसली वाटर सरफेस एलिवेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, इट इज फॉलिंग 0.019 मीटर। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर वाटर, ये लिखना जरूरी है कि फॉल है कि राइज है, वाटर सरफेस एलिवेशन falls by x is equal to falls by x equal to 0.019 मीटर। तो एक बार इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है।
इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से हम चेंज इन वाटर सरफेस एलिवेशन निकालते हैं। और ये भी बताना जरूरी है वेदर इट इज फॉलिंग और इट इज राइजिंग। क्लियर है? ओके। Okay, now let's proceed towards the second part. क्वेश्चन के बी पार्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है। What is being said in the B part? B part में बोला गया, in the above question, if the hump height is equal to 0.5 meter, find out the upstream and downstream depth of flow and the maximum value of delta Z that is possible without changing the upstream condition. Delta Z max is the, पहले यही निकाल रहा हूं, is the maximum height of hump such that the upstream condition will not change. Delta Z max is maximum height of hump such that the upstream condition will not change. So at delta Z max, so delta Z max is equal to क्या होता है? Is nothing but E1 minus EC. ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा था। E1 is equal to how much? E1 कितना था हमारा? E1 is equal to how much? 1.715 मीटर, है ना? एंड EC भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था। EC कितना है? 1.256। यूनिट्स के साथ लिखिएगा, यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो कन्वेंशनल में नंबर जरूर करते हैं। तो देयरफॉर डेल्टा जेड मैक्स कितना आ गया? 0.459 मीटर, 0.459। तो अगर डेल्टा जेड की वैल्यू डेल्टा जेड मैक्स से कम होगी तो अपस्ट्रीम कंडीशन विल नॉट चेंज। देयरफॉर इफ डेल्टा जेड is less than delta Z max, upstream condition will not change. Clear है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, देन देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट में ऐसे भी चोकिंग को हम चेक कर सकते थे डेल्टा जेड मैक्स के टर्म में। डेल्टा जेड कितना था? 0.1 मीटर। जब डेल्टा जेड मैक्स से कम होता है तो कंडीशन इज नॉट चोक्ड। हमारा वही आया था फर्स्ट पार्ट में, दैट इज द कंडीशन इज नॉट चोक्ड। अब देखिए इसमें एक और सेकंड पार्ट है। नाउ डेल्टा जेड हमारा कितना है? डेल्टा जेड इज 0.5 मीटर। तो हमें बोला गया अगर डेल्टा जेड डैश 0.5 मीटर हो तो निकालना क्या है आपको? अगर हमारा डेल्टा जेड डैश 0.5 मीटर है तो हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डेप्थ ऑफ। आप देख सकते हैं दिस डेल्टा जेड डैश इक्वल टू 0.5 मीटर इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स, सो द फ्लो कंडीशन विल बी चोक। डेल्टा जेड डैश इक्वल टू 0. डेल्टा जेड डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड मैक्स, सो फ्लो कंडीशन इज चोक। फ्लो कंडीशन अगर चोक हो जाए तो क्या होगा? सो फ्लो कंडीशन इज चोक। अगर फ्लो कंडीशन चोक हो जाए तो उसके बाद क्या होता है? तो आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो व्हाट विल हैपन? द अपस्ट्रीम कंडीशन विल चेंज एंड द डाउनस्ट्रीम कंडीशन विल बिकम क्रिटिकल। ये चोकिंग कंडीशन है। देयरफॉर आफ्टर
establishment of flow, downstream condition will become critical. Downstream condition will become critical and upstream condition will change such that E1 डैश तो क्या होगा, E1 डैश इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा Z डैश, दैट इज इक्वल टू EC कितना है हमारा 1.256 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.756 मीटर। तो हमारा E1 डैश आ गया। Therefore E1 डैश इज ऑल्सो इक्वल टू Y1 डैश, अपस्ट्रीम डेप्थ निकालनी है ना आपको, Y1 डैश प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G Y1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.756। फिर से क्यूबिक बनाओ, Y1 डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो Y1 डैश का क्यूब माइनस ले आया इसको इस तरफ, 1.756 Y1 डैश का स्क्वायर, Q स्क्वायर डिस्चार्ज इज द सेम ओनली 2.4 का स्क्वायर, 2 into 9.81। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर से 3 रूट्स मिलेंगे। ऑन सॉल्विंग Y1 डैश के तीनों रूट्स में लिख देता हूं वापस। Y1 डैश के तीनों रूट्स क्या आ रहे हैं, 1.647 मीटर, 0.479 मीटर और एक नेगेटिव रूट आ रहा है 0.371 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 रूट्स आएंगे और इसमें से हम कौन सा अडॉप्ट करेंगे, नेगेटिव रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंस द फ्लो इज सब क्रिटिकल, सो वी विल अडॉप्ट Y1 डैश इक्वल टू 1.647 मीटर। आप देख सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट ही, हमारा एनालिसिस को सेटिस्फाई कर रहा है। हमें पता है सब क्रिटिकल फ्लो में अगर चोकिंग कंडीशन हो जाती है तो उसके बाद अगर फ्लो एस्टैब्लिश होता है तो अपस्ट्रीम डेप्थ बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। पहले Y1 हमारा 1.6 मीटर था, अब Y1 डैश कितना आ रहा है 1.64 मीटर। देयरफॉर ये लिख लीजिए यहां तक पॉज करके, फिर मैं मिटाऊंगा इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, हटा रहा हूं इसको तो मैं। ओके, सो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सिंस फ्लो इज subcritical, so adopt Y1 dash equal to 1.647 meter। Y2 भी निकाल लेता हूँ, Y2 will be equal to YC and Y2 dash is equal to YC is equal to Q square by G to the power 1 by 3, 2.4 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1 by 3 कितना आएगा, ये इज इक्वल टू 0.835। देयरफॉर एक जगह लिख देता हूं, अपस्ट्रीम डेप्थ Y1 dash equal to 1.647 meter and downstream depth Y2 dash equal to 0.835। These are our final answers। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। इस तरीके से हम चोकिंग वाले केस को भी डील कर लेते हैं। तो इसी एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने चोकिंग वाला केस भी डील कर लिया और नो चोकिंग वाला केस भी डील कर लिया। तो काफी सारी बातें हमें क्लियर हो चुकी। क्लियर। अब समझो अगर हमें हेड लॉस गिवन हो तो उसको किस तरीके से डील किया जाता है। नाउ ये सब चीजें नोट में जाएगी अब जो बताऊंगा। अब देखो अगर हेड लॉस गिवन हो तो उसको एनालिसिस में कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। हटा रहा हूं सामने। अगर हेड लॉस गिवन हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए अगर हेड लॉस गिवन हो तो E2 क्या होगा। ध्यान देंगे बोर्ड पे, लिखना नहीं है अभी, पहले समझो पूरी बातों को फिर मैं लिखवा दूंगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया हमें। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस।
ये सब नोट में जाएगा, अभी जो बोलूंगा पहले समझो। अगर मान लो हेड लॉस इज HL, HL इज द हेड लॉस गिवन। अब स्मूथ नहीं मान सकते तो E2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? E2 इज इक्वल टू ये लिखोगे ना, E1 माइनस डेल्टा Z माइनस HL। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, E2 इज इक्वल टू E1 माइनस डेल्टा Z प्लस HL। दिस इंप्लाइज E2 इज इक्वल टू क्या? E1 माइनस डेल्टा Z डैश, where डेल्टा Z डैश इक्वल टू क्या? डेल्टा Z प्लस HL। तो आप क्या समझे कि even if head loss is given, हमारी एनालिसिस वही रहेगी, बस आप हम्प की हाइट बढ़ा देना। हम्प की न्यू हाइट क्या हो जाएगी? डेल्टा Z डैश, दैट इज डेल्टा Z डैश विल बी इक्वल टू क्या? डेल्टा Z प्लस HL। डेल्टा Z डैश विल बी इक्वल टू क्या? डेल्टा Z प्लस HL। क्लियर है मेरी बात? तो जितना भी हेड लॉस हो उतने से ही आप हम्प की हाइट को इंक्रीज कर लीजिएगा। जितना भी हेड लॉस हो हम उतने से ही क्या है, हम्प की हाइट को बढ़ा लेंगे और एनालिसिस वही रहेगी हमारी, दैट इज कंसीडरिंग स्मूथ हम्प। तो अगर हेड लॉस भी गिवन हो तो घबराइएगा मत, द एनालिसिस विल बी सेम, बस जितने का हेड लॉस है उतने से हम्प की हाइट बढ़ा दीजिएगा। डेल्टा Z डैश हो जाएगा डेल्टा Z प्लस HL। फिर जो हमने पुरानी एनालिसिस की थी स्मूथ हम्प मानते हुए, वही एनालिसिस रिपीट कर लेंगे। तो पहले नोट में लिखिए, जो लिखवा रहा हूं लिखिए। Energy loss between section 1 and 2 can be treated. Energy loss between section 1 and 2 can be treated as a hump of height. Energy loss between section 1 and 2 can be treated. Energy loss between section 1 and 2 can be treated as a hump of height. As a hump of height equal to HL. Equal to HL, full stop. Next time we'll go. Thus total hump height becomes delta Z dash equal to, thus total hump height becomes delta Z dash equal to delta Z plus HL, delta Z plus HL. And further calculation can be done, by considering a smooth hump of height, delta Z plus HL, a smooth hump of height delta Z plus HL, a smooth hump of height delta Z plus HL। नोट में ही फिर ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा तो ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अगर हेड लॉस भी गिवन है तो घबराने वाली बात नहीं है, एनालिसिस वुड रिमेन द सेम, बस जितने से हेड लॉस है उतने से आप हम्प की हाइट को बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? ओके।